राजस्थान अपवाह तंत्र बीए पार्ट सेकंड ईयर पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान लेक्चर सीरीज 5। मैं बल्लूराम मीणा, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा। तो आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। यदि हम राजस्थान के अपवाह तंत्र का विश्लेषण करें तो संपूर्ण राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसको हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि राजस्थान के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला श्रेणी है, यह अरावली पर्वतमाला श्रेणी यहाँ के अपवाह तंत्र को निर्धारित करती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला भारत की जो मुख्य जल विभाजक रेखा है उसी का एक भाग है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में भी जल विभाजक का कार्य करती है। इसी वजह से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो अपवाह तंत्र को निर्धारित करती है। देखने को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के जो पूर्वी क्षेत्र है, इधर का जो जल है वो प्रवाहित होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो जल है, चाहे वो वर्षा जल है, वो प्रवाहित होता हुआ अरब सागर तक पहुंचता है। और कुछ ऐसा क्षेत्र है जो रेतीला भूभाग है, उनमें जो नदियां हैं, नाले हैं या जल है वो समुद्र तक नहीं पहुंच करके और रेतीले भूभाग में ही विलीन हो जाता है। ऐसे क्षेत्र आंतरिक अपवाह का क्षेत्र कहलाता है। तो इस आधार पर हम राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरे शब्दों में से कहें तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर का अपवाह तंत्र। और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र। एक एक हम ले लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, ये बंगाल की खाड़ी का राजस्थान के अंतर्गत अपवाह तंत्र निर्मित करती है। और इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं वो मुख्य नदी क्रमशः चंबल एवं उसकी सहायक, बनास एवं उसकी सहायक और बाणगंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये मुख्य 3 नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अपवाह तंत्र विकसित करती है। अब इनमें से हम मुख्य एक एक नदी का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले चंबल नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश की जाना पावा पहाड़ियों से निकलती है। इसे कामधेनु चरमनवती के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ के पास प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में एक क्षेत्र है, किला है, वहाँ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से पूर्व यह मध्य प्रदेश में अधिकांशतः प्रवाहित होती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर मिलती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मास प्रवाहित होती है। भैंसरोडगढ़ के निकट जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, यहाँ पर यह नदी एकदम से गार्ज में प्रवाहित होती है और खड़ी चट्टानों से नीचे गिरती है, जिसके कारण यहाँ पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। इस नदी पर मुख्य 3 बांध बंधे हुए हैं, जिसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है और एक कोटा के पास में कोटा बैराज और है जो कि सिंचाई के लिए उपयोगी है। तो इस तरीक़ा से मुख्य रूप से इस पर 4 बांध बने हुए हैं।
इस नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनको दो भागों में विश्लेषित करके हम देखते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, इन नदियों में बाईं ओर से जो मुख्य नदी मिलती है उनमें बनास, मेज और गंभीर नदी। दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं इनमें मुख्य नदी है काली सिंध, पार्वती, परवन, सीप, आहू, नेवज। आपको बता देते हैं कि काली सिंध और पार्वती सीधे ही चंबल नदी में जाके गिरती है और सीप भी सीधे ही चंबल नदी में जाके गिरती है, परंतु परवन, आहू, नेवज ये काली सिंध की सहायक है और काली सिंध के माध्यम से चंबल में जाके गिरती है। बनास, सीप तथा चंबल जो नदियां हैं ये तीनों मिलकर के सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर दूसरी मुख्य नदी है बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला में खमनोर की पहाड़ियों से होता है तथा सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में जाके मिल जाती है। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी के तट के पास टोडा रायसिंह कस्बे के निकट बीसलपुर बांध बनाया गया है। इसकी सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बाड़ी, मानसी, ढूंढ, गंभीरी और मोरेल ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली है बेड़च नदी। बेड़च नदी का प्राचीन नाम आयड़ नदी है। इस नदी का उद्गम उदयपुर के उत्तर में गोगंदा की पहाड़ियों के पास से होता है। उदयपुर के निकट यह नदी आयड़ के नाम से जानी जाती है, किंतु उदय सागर में गिरने के बाद आगे यह नदी बेड़च के नाम से जानी जाती है, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के पास से प्रवाहित होती है। आहड़ की जो सभ्यता है वो उदयपुर में इसी नदी के किनारे है। अगला है कोठारी नदी। कोठारी नदी राजसमंद जिले के देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है तथा भीलवाड़ा जिले में बनास में मिल जाती है। इस नदी पर मेज बांध बनाया गया है जो कि भीलवाड़ा जिले को पेयजल उपलब्ध कराता है। अगली है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले में है, जो कि लाखीरी से आगे चंबल नदी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी में सीहोर क्षेत्र से, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है, इस जिले के क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के 12 कोटा जिलों में प्रभावित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट मुख्य नदी है बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से होता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इस नदी पर जयपुर जिले में जंबा रामगढ़ के पास में जंबा रामगढ़ बांध बना हुआ है, जो कि बहुत अधिक चर्चित है। नेक्स्ट है काली सिंध नदी। यह काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में देवास के पास बागड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी झालावाड़ में प्रवेश करती हुई राजस्थान में प्रवाहित होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां परवन,
निवाज उजाड़ है। अगली नदियां हैं जो कि अरब सागर का बाह्य तंत्र बनाती हैं, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी है जो कि पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है, लूनी नदी। इसके बारे में चर्चा करते हैं। लूनी नदी अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह उद्गम स्थल पर साबरमती, फिर उसके बाद सरस्वती और बाद में लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी को लवणवती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें खारापन होने के कारण इसे लवणवती नदी भी, और लवणवती से ही इसका नाम लूनी नदी पड़ा है। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा लेकिन इसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी के बाढ़ के क्षेत्र को जालौर जिले में नेहड़ के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ लीलड़ी, सूकड़ी, जोजरी, जवाई आती है। माही नदी का उद्गम अमरूदू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। इस आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डूंगरपुर में सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, अर्थात सोम और जाखम माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। जहाँ बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम और अनास है। इसी नदी पर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो कि इन दक्षिणी राजस्थान के जिलों के लिए वरदान स्वरूप है। अगली मुख्य नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर, सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान में अब नदी का अववाहि क्षेत्र न्यूनतम है। गुजरात का अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम भी है जो कि प्रसिद्ध है। इसके बाद में तीसरा जो अववाहि तंत्र है वो है आंतरिक अववाहि का क्षेत्र या आंतरिक अववाहि तंत्र। राजस्थान में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अलावा बहुत सी ऐसी नदियां भी हैं जो रेतीले क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं। इन नदियों के क्षेत्र को आंतरिक अववाहि तंत्र का क्षेत्र या आंतरिक अववाहि के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसी नदियों में मुख्य नदियां हैं कांतली नदी, ये खंडेला की पहाड़ियों से सीकर जिले में निकलती है और आगे झुंझुनू में प्रवाहित होती हुई चूरू की सीमा तक पहुंचती है। सावी नदी यह अलवर जिले में प्रवाहित होती है। मेढ़ा नदी जयपुर जिले में प्रवाहित होती है और सावर झील में जाकर के अपना जल गिराती है। रूपनगढ़ नदी यह अजमेर जिले में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी यह श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में प्रवाहित होती है, लेकिन कभी कभी इसका जो जल है वो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, अन्यथा रेतीले भाग में ही विलुप्त हो जाता है। कांकने नदी, इसे कांकड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैसलमेर में ही है और आंतरिक अववाहि का ही निर्माण करती है। इस तरीक़ा से राजस्थान के अंतर्गत जो अववाहि तंत्र है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है, जिनमें पहला आपको विश्लेषित किया था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्षेत्र या अववाहि तंत्र, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अववाहि तंत्र और तीसरा है आंतरिक अववाहि का क्षेत्र। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस
ई लेक्चर के माध्यम से आप सभी विद्यार्थी राजस्थान के अव्यय तंत्र के बारे में विस्तार से समझ सकेंगे और उस पर परिचर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और उसका बार बार विश्लेषण कर पुनः अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।